4 दिसंबर 2025 को यूक्रेन के ड्निप्रो शहर पर रूस की आइस्कैंडर मिसाइल हमले ने एक बार फिर यूरोपीय महाद्वीप को युद्ध की भयावहता की याद दिला दी। इस हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए, जबकि 40 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मिसाइल एक व्यस्त बाजार क्षेत्र में गिरी, जहां लोग दैनिक खरीदारी कर रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस घटना को रूसी आक्रमणकारियों की क्रूरता का एक और प्रमाण बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल सहायता की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह नागरिकों पर अंधाधुंध हमला है, जो जिनेवा कन्वेंशन का स्पष्ट उल्लंघन है। कैरेबियन सागर में अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला से जुड़ी कथित ड्रग तस्करी नावों पर किए गए हमलों ने 4 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) अभियोजक डेविड कोल ने इन हमलों को युद्ध अपराध और हत्या करार देते हुए कहा कि बिना मुकदमे के निष्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हमलों में 80 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें कई नागरिक शामिल थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बचाव करते हुए कहा कि ये कार्रवाइयां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और वेनेजुएला के अंदर जमीनी हमलों की संभावना से इनकार नहीं किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप पर साम्राज्यवादी आक्रमण का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि हमले ड्रग तस्करी नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए थे, लेकिन सटीक आदेश कौन सा अधिकारी दे रहा है, इस पर भ्रम है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जांच की मांग की है, जबकि लैटिन अमेरिकी देशों ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का सहाय है कि ये घटना ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति को प्रभावित कर सकती है, खासकर 2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले। अब सवाल ये है कि क्या ये हमले ड्रग तस्करी को रोक पाएंगे या क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र इस पर टिकी है। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए संचार साझी पोर्टल पर सिम कार्ड जारी करने से पहले पूर्व स्थापना यानी प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता को हटा दिया। यह कदम टेलीकॉम कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि पहले ये प्रक्रिया सिम एक्टिवेशन में देरी का कारण बन रही थी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल इंडिया को मजबूत करने के लिए है, जिससे 10 करोड़ से अधिक नए कनेक्शन तेजी से जारी किए जा सकेंगे। इस निर्णय से एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को लाभ होगा, जो पहले अनुपालन की वजह से जुर्माने का शिकार हो रही थीं। उपभोक्ता संगठनों ने इसे स्वागत योग्य बताया, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि फर्जी सिमों की संभावना बढ़ सकती है। सरकार ने वैकल्पिक सत्यापन तंत्र मजबूत करने का वादा किया है। ये कदम जीएसटी काउंसिल की हाल ही में बैठक के बाद आया है, जहां डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या ये बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच को दुगना कर पाएगा, जहां अभी भी 40% आबादी असंबंधित है। को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के पार लुढ़क गया, जो एक नया निम्न स्तर है। ये गिरावट विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के भारी बहिर्भाग के कारण हुई, जिसमें पिछले एक सप्ताह में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और तेल कीमतों में उछाल मुख्य कारण है। स्टॉक मार्केट विश्लेषकों ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, टाइटन कंपनी, ट्रेंट, पावर ग्रिड और ITC को खरीदने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हस्तक्षेप की योजना बनाई है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये दीर्घकालिक समस्या है। निर्यातकों को लाभ होगा, लेकिन आयात निर्भर क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल और फार्मा प्रभावित होंगे। सरकार ने 10,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें MSME को प्राथमिकता दी गई। वैश्विक स्तर पर ये घटना उभरती अर्थव्यवस्थाओं की कमजोरी को उजागर करती है। क्या RBI का हस्तक्षेप स्थिरता लाएगा या 95 तक गिरावट आएगी? निवेशक सतर्क हैं। IPL 2026 की नीलामी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जो 16 दिसंबर जेद्दा, सऊदी अरब में होगी। BCCI ने 500 से अधिक खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें भारतीय सितारे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के अलावा विदेशी दिग्गज जैसे बेन स्टोक्स शामिल हैं। फ्रेंचाइजियों के पास 90 करोड़ रुपए का पर्स है और अनकैप्ड खिलाड़ियों पर फोकस रहेगा।
4 दिसंबर 2025 को दिसंबर का पहला सुपर मून, जिसे कोल्ड मून कहा जाता है, आकाश प्रेमियों के लिए एक शानदार उपहार साबित होगा। यह पूर्णिमा प्लेयडिस स्टार क्लस्टर के साथ चंद्र अवरोधन यानी लूनर अवरोधन करेगी, जो 70 वर्षों में दुर्लभ है। नासा के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से 3,56,000 किलोमीटर दूर होगा, जिससे ये सामान्य से 14% बड़ा और 30% चमकीला दिखेगा। भारत में इसे रात 8:30 बजे से देखा जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 3,000+ वैकेंसी। योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट, आयु सीमा 30 वर्ष, आरक्षित छूट। परीक्षा फरवरी 2026 में, वेतन 35,000+ HRA। अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025, विस्तार संभव। आवेदन ugcnet.nta.in पर। ये शोधकर्ताओं के लिए सुनहरा अवसर। पिछले वर्ष 10 लाख से अधिक आवेदन। प्रभाव, उच्च शिक्षा में नई भर्तियां बढ़ेंगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO टेक्निकल पदों के लिए 258 वैकेंसी निकाली। योग्यता ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, वेतन 44,900 से 1,42,400। अंतिम तिथि 16 नवंबर। चयन लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू। आवेदन MHA.gov.in पर। राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान का मौका। प्रभाव, युवाओं को खुफिया एजेंसी में प्रवेश। महाराष्ट्र सरकार ने माझी लाड़के बहन योजना के तहत eKYC की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई। गरीब महिलाओं को 21 से 60 वर्ष को 1,500 मासिक सहायता। हाल की प्राकृतिक आपदाओं यानी बाढ़ के कारण विस्तार। अब तक 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी DBT से ट्रांसफर। आवेदन dbt.maharashtra.gov.in पर। प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर 2025 यानी हरियाणा दिवस को पहली किश्त 2100 हस्तांतरित की। 18 से 60 वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वार्षिक 5100। लाभार्थी 50 लाख से अधिक। आवेदन haryana.gov.in पर। प्रभाव, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ेगी, शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च।